हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक, जो कि आपके टीईटी, सुपर टेट, सी टेट और टीईटी किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेना चाहिए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक एंड शेयर करिएगा अगर पसंद आती है तो। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है ये हमने पहले पढ़ लिया है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र एक क्रियाशील इकाई होता है जिसमें परस्पर क्रिया करने वाले अवयव तथा किसी भी क्षेत्र के वातावरण के समस्त पक्ष सम्मिलित होते हैं। मतलब एक तरह की अंतर्क्रिया होती है और इसमें जीवित और अजीवित दोनों प्रकार के घटक शामिल होते हैं। इतना हमने पिछले वीडियो में जान लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये घटक होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, यहाँ पर इनके जो दो घटक हैं इनका निर्धारण इस प्रकार किया गया है। ये दो घटक होते हैं, एक होता है अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पर अजैविक घटक कौन से होते हैं? ये होते हैं अजीविक पदार्थ, इसमें अजीवित पदार्थ होते हैं, और जैविक घटक में जैविक पदार्थ होते हैं। तो इनको हम आगे देखते हैं कि अजैविक घटक और ये किस तरह से इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक डायग्राम देखिए, ये पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। यहाँ पर ये देखिए जैविक घटक और ये है अजैविक घटक। इनमें देखिए अजैविक घटक को ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देखिए अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और भौतिक। अकार्बनिक पदार्थ कैसे? जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और H2O, कार्बन और सल्फर, कैल्शियम, खनिज, लवण, ये सब तत्व पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों के चक्रण में विशेष भूमिका अदा करते हैं। मतलब ये जितने भी जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये इसके रोटेशन में एक विशेष भूमिका अदा करते हैं और जीवों को शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गई अकार्बनिक पदार्थों की बात। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जल, लवण और गैसेस दी हुई हैं, तो यही सब है। और कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तरल पदार्थ, ये सब होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? शरीर निर्माणक पदार्थ भी कहा जाता है, कि शरीर के निर्माण में भी इनका योगदान होता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, यूरिया और ह्यूमस। तो यूरिया और यूरिक अम्ल ये सब ह्यूमन के शरीर में बनते रहते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलते हैं, तो इसीलिए ये कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा होता है जलवायु तत्व या भौतिक तत्व। ये हैं जैसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो गया, ताप, हवा, विद्युत, तो ये सारे तत्व इसमें आते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि एक फिगर है, नॉर्मल फिगर है, जिसको आप ऐसे क्लासिफिकेशन याद रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको वो याद रहेगा कि हाँ जैविक घटक कौन से हैं, अजैविक घटक कौन से हैं। अब यहाँ पर देखिए जैविक घटक, तो इसमें आपने देख लिया कि अजैविक घटक में अजीवित पदार्थ आते हैं। अब हम जैविक घटक को समझने के लिए एक और फिगर को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये पारिस्थितिक तंत्र की संरचना है। वो तो एक नॉर्मल फिगर था जिसमें अजैविक घटक का क्लासिफिकेशन दिखाया गया था। अब यहाँ पर आपको इस फिगर के थ्रू जैविक घटक का जो क्लासिफिकेशन है उसको बहुत ब्रीफली समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अजैविक घटक से इतना नहीं क्वेश्चन बनता है, लेकिन जैविक घटक में क्या है, कई सारे पार्ट हैं, कई सारे इसके सब टॉपिक्स हैं जिनका कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक लाइन डायग्राम है। इसमें यहाँ पर जैविक घटक, अजैविक घटक, ये हमने जाना कि क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? तो बायोटिक कंपोनेंट, इसके पहले हमने अजैविक घटक पढ़ा, और जैविक घटक। बायोटिक कंपोनेंट क्या है? इसके अंतर्गत समस्त जीवित जीव आते हैं। ये सभी जीव
विभिन्न पारस्परिक अंतःक्रियाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये जीव क्या होता है, एक दूसरे से कार्यात्मक रूप से भी जुड़े रहते हैं। अतः किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रकार के जीवों को यदि अलग कर दिया जाए तो उस तंत्र के शेष जीवों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। मतलब इसमें एक चेन का बना होता है, एक चेन लिंक होती है जिससे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है। तो इस चेन को डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, इसका संतुलन कायम रखना चाहिए। तो ये हो गए जैविक घटक। अब जैविक घटक को देखिए यहाँ पर कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन किस तरह है। तो यहाँ पर ये देखिए जैविक घटक है, इनको पोषण क्षमता के आधार पर और क्रियाशीलता के आधार पर ऐसे विभाजित किया गया है। तो पोषण क्षमता के आधार पर यहाँ पर ये देखिए है स्वपोषी और परपोषी, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, है ना। तो यहाँ पर ये स्वपोषी हैं, इनको प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, और ये जो इनको ये देखिए प्राथमिक उत्पादक, और परपोषी है, इनको उपभोक्ता। अब इनको समझते कैसे हैं, तो जो स्वपोषी घटक होते हैं ऑटोट्रॉप्स कंपोनेंट, इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहा जाता है उत्पादक के तौर पर। ये क्या करते हैं, सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा और मृदा से जड़ों द्वारा स्वयं अपना भोजन ये बनाते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, फूड फॉर्मेशन की कैपेसिटी पाई जाती है और तथा अन्य शाकाहारी जीवों के लिए भोज्य पदार्थ प्रदान करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेल्फ अपना जो है फूड फॉर्मेशन करते हैं और दूसरों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। इनमें कौन से आते हैं, हरे पौधे और ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सब पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक हैं। तो ये हो गए स्वपोषी, इसीलिए इनको प्राथमिक उत्पादक कहा गया क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और परपोषी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, इसमें वे घटक आते हैं जो स्वपोषित प्राथमिक उत्पादकों द्वारा, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर द्वारा प्राप्त भोजन ग्रहण करते हैं, उनके द्वारा जो बनाया हुआ भोजन होता है ये इनके द्वारा परपोषी के द्वारा ग्रहण किया जाता है। परपोषी घटकों द्वारा स्वपोषियों द्वारा बनाया गया भोजन उपयोग किए जाने के कारण इन्हें उपभोक्ता भी कहा जाता है, इनको कंज्यूमर भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इनको कंज्यूमर भी कहा गया है। अब इनको देखिए फिर से, यहाँ पे मैंने कहा था ना कि जैविक घटक को कई सारे क्लासिफिकेशन इनके किए गए हैं और ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, चाहे टीटी हो या सुपर टेट की परीक्षा हो, सीटेट हो, कोई भी हो, या ईवीएस का जहाँ भी पार्ट आता है तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बनना है। और आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, उसमें से ये पूछा जाएगा इनमें से परजीवी कौन सा है या मृतजीवी कौन सा है, स्वपोषी कौन सा है, उत्पादक कौन सा है या उपभोक्ता कौन सा है। इस तरह से आपको उसमें से क्या होगा, सेलेक्ट करना होगा सही आंसर को। तो यहाँ पर देखिए उपभोक्ता को भी फिर यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मृतजीवी, सैप्रोफाइट, फिर परजीवी और प्राणी संभोजी। यहाँ पर इनको इस तरह से डिवाइड किया गया। ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं किसके आधार पे, पोषण क्षमता के आधार पे। तो यहाँ पर देखिए मृतजीवी क्या होते हैं, मृतजीवी सैप्रोफाइट, ये जो घटक होते हैं मृत पौधों और जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब ये जो डेड सेल्स होते हैं उनके द्वारा अपना ये भोजन ग्रहण करते हैं। और जो परजीवी घटक होते हैं ये अपने भोजन और जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। परजीवी पैरासाइट्स, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं तो दूसरों पे ही डिपेंड रहेंगे, ठीक है। और जो प्राणी संभोजिक होते हैं होलोजोइक, ये समस्त घटक क्या होते हैं, अपने मुख द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। इसमें कौन से आते हैं, मानव सहित सभी बड़े जंतु इस वर्ग में आते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि मृतजीवी क्या होते हैं, परजीवी, और प्राणी संभोजी क्या होते हैं। तो इसमें जो प्राणी संभोजी होते हैं इसमें मनुष्य के साथ साथ सभी बड़े जीव जंतु आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर लाइक नहीं करते हैं तो डिसलाइक ही करिए, कुछ तो रिस्पॉन्स दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये क्रियाशीलता के आधार पे, क्रियाशीलता के आधार पे क्या होते हैं, इनको देखिए यहाँ पर ये बांटा गया है, ये यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, क्रियाशीलता के आधार पर है, इनको डिवाइड किया गया है कार्यों के आधार पे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। यहाँ पर ये डिवाइड किए गए हैं।
उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब यहाँ पर जो उपभोक्ता है इनको भी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उपभोक्ता को भी शाकाहारी यानी प्राथमिक उपभोक्ता, और दूसरा है मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता। यहाँ पर देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, उपभोक्ता जो कि दूसरों पे आश्रित है, और अपघटक डिकम्पोज करते हैं। यहाँ पर आप ऐसे जानिए। और उपभोक्ता की ही फिर 3 श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो शाकाहारी, यहाँ पर ये देखिए शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। आगे इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपने देखा कि जैविक घटक, स्वपोषित संघटक और परपोषित संघटक, इस तरह से ये बांटा गया। ये इनके पोषण के आधार पे बांटा गया। अगला देखिए यहाँ पर इनको बांटा गया कार्यों के आधार पे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये इनके कार्यों के आधार पे बांटा गया। यहाँ पर पहले हम देख चुके हैं कि यहाँ पर उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है और अपघटक क्या है। फिर यहाँ पर देखिए उत्पादक क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, जिनको इनमें क्या होता है कि ये कार्यशीलता के आधार पे इनका डिवीज़न है। इनमें सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा और मृदा से जड़ों द्वारा, क्योंकि जड़ें क्या होती है, मिट्टी में होती हैं, तो इसके द्वारा ये स्वयं अपना भोजन बनाने के लिए जो है ये क्रियाशील होते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण और इसके जड़ों के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसीलिए इनको प्रोड्यूसर कहा गया है। इसमें क्या आते हैं, शैवाल आते हैं, शाक, झाड़ियाँ और वृक्ष, ये सभी जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और ये क्या करते हैं कि मनुष्य व जीव जंतुओं के भोजन के स्रोत होते हैं। यहाँ पर ये देखिए मनुष्य और जीव जंतुओं के भोजन के स्रोत होते हैं, क्योंकि ये उत्पादक होते हैं, इनको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। तो ये हो गए उत्पादक। अगला देखिए फिर होता है उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। ये क्या है कि ये परपोषी जीव होते हैं जो स्वयं अपने लिए भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और ये क्या करते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना पाते तथा भोजन हेतु अन्य अवयवों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें क्या आता है, जैसे पशु इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब इनको भोजन संबंधी आदतों के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पिछले उसमें हम देख भी चुके हैं कि जो लाइन डायग्राम था उसमें हमने देखा था कि उपभोक्ता को ही 3 भागों में बांटा गया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए फिर है प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी, इनको शाकाहारी कहते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता, इनको मांसाहारी, और तृतीयक उपभोक्ता उच्च मांसाहारी या सर्वाहारी कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने कमेंट भी लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और आपको मैं PDF वगैरह भी प्रोवाइड कराऊंगी, तो और आप चैनल पे बने ज़रूर रहिए, क्योंकि आपकी यहाँ पे TET और शिक्षक भर्ती की पूरी तैयारी, फुल कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी। और आपको जो है इसके लिए किसी और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सारा कंटेंट, मतलब क्वेश्चन पेपर से लेके जो प्रीवियस ईयर के हैं, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। इसमें ये शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में वे पशु आते हैं जो अपना भोजन पौधों या पौधों के उत्पादों को खाकर प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। तो ये हो गए उपभोक्ता, मतलब जो उत्पादक थे उनके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। हरे शाक सब्जी, भोजन, पौधे, इस तरह की चीज़ों पे ये डिपेंड रहते हैं। तो इसमें आते हैं जैसे गाय, हिरन, ये सब शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, इसमें वे पशु आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर जीवित रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए कि यहाँ पर चेन बनती चली आ रही है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो उत्पादक पे डिपेंड है, और उसके बाद ये जो द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी है ये शाकाहारी पे डिपेंड है, और फिर है तृतीयक उपभोक्ता जिनको हम उच्च मांसाहारी या सर्वाहारी कहते हैं। इसमें क्या आते हैं, मानव, बीज, गिद्ध, मछलियाँ, शेर, ये सब आते हैं, क्योंकि ये पादपों, शाकाहारी और मांसाहारी जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब ये सर्वाहारी है, मतलब सर्वाहारी से मतलब सब कुछ खाने वाले, मांसाहारी और शाकाहारी, पेड़ पौधे सब कुछ खाने वाले होते हैं। तो ये
द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बना लेते हैं और तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं एक चेन बनती चली आ रही है और आगे हम पढ़ेंगे भी फूड चेन के बारे में। ये सब आपको पढ़ना है, आपके ईवीएस के पार्ट में सब कुछ है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगला देखिए डिकम्पोजर, अपघटक। 3 पार्ट बताए गए थे जैविक घटक के, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इनको डिकम्पोजर्स और विघटनकर्ता भी कहते हैं। अपघटक, डिकम्पोजर, विघटनकर्ता, ये इसके सब नाम हैं। इसमें इनको क्या है, ये अवयव मृत अवयवों को साधारण अजैविक घटकों में विघटित कर देते हैं और इससे वे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु और कवक शामिल होते हैं। ये मृत पादपों और जंतुओं सहित जैविक पदार्थों को क्या करते हैं, सड़ा गलाकर उनका अपघटन कर देते हैं। ये उनको कई छोटे छोटे पार्ट में डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं और ये भी बहुत ज़रूरी होता है पर्यावरण के लिए। विघटनकर्ता अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को मृत पदार्थों के विघटन की गतिविधि द्वारा पूरा करते हैं तथा घटकों के अजैविक तत्वों को प्रकृति को वापस कर देते हैं। तो ये जब डिकम्पोज कर देते हैं तो कुछ जो तत्व होते हैं वो प्रकृति में वापस चले जाते हैं और इन पदार्थों का उपयोग फिर से पौधों के द्वारा कर लिया जाता है और वो अपना भोजन पुनः बना सकने की स्थिति में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलता रहता है और अगर ये अपघटन की प्रक्रिया ना हो तो प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अपघटक का भी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पारिस्थितिक तंत्र के घटक यहाँ पे पूरा कवर हो गया है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल पे आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।